नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको 5 ऐसी बातें बताऊंगा, अगर आपने वो ध्यान रख लिया, अपने दिमाग में फिट कर लिया, तो आपको कभी भी इनकम टैक्स से किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। दोस्तों, होता क्या, पर्सनल लाइफ में मैंने आईटीआई भरी 2,500 रुपये की। उसने पूछा तू आईटीआई कितने की भरता है, उसने कहा 2,000 रुपये की। उसने कहा तू भर दे। अगले साल तू कितने की आईटीआई भरता है, 1,500 की, तू भर दे। फिर 1,000 रुपये की, भी 500 रुपये की। ऐसे करके मैं अपनी आईटीआई भरवाता रहता हूँ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि यार मेरी आईटीआर एक्चुअल में भरनी कैसे चाहिए, किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए। वो 500 रुपये की आईटीआर जब किसी से भरवा लेते हैं, ना उसको रिकॉर्ड देते हैं, ना उससे पूछते हैं, ना कुछ मंगाते हैं। बस एक कंप्लायंस समझता हूँ। जिस तरीके से कि डेट आ रही है, आईटीआर भरनी है, सब भरवा रहे हैं, मैं भी 500 भरवा लेता हूँ। सैलरी वाले, बिजनेस वाले सब इसी काम में लगे पड़े हैं। ये नहीं पता उस आईटीआर के बेस पे ही सारे काम होने हैं इनकम टैक्स में। वो कुछ तो रिकॉर्ड के पास है नहीं, एक आईटीआर ही तो है जिसके बेस पे वो आपका डाटा वेरीफाई करेंगे, मैच करेंगे, रिकनसाइल करेंगे, और उसी से। तो 5 पॉइंट बताऊंगा आज, बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है मेरा 26 ईयर्स का रिकनसिलेशन। किससे? बुक से। 26 ईयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही पोर्टल होता है जहाँ पे सारी इनकम आती है। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ पूरी मैं, कि 26 ईयर्स देख के कैसे आपको वेरीफाई करना है, आईटीआर भरते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मेरी इनकम कुछ छूट गई है तो आपको इसमें लेनी चाहिए। तो क्या करें, सबसे पहले चेक कर लें 26 एस में कि मेरी सारी एंट्रियां 26 एस में जो आ रही हैं या नहीं, कैसे आएंगी। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपना इनकम टैक्स का पोर्टल खोला, वहाँ पे 26 एस आता है, वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपने एक एक्सेल में चार्ट बनाना है। ऐसा बनाना है कि भैया क्या सारी एंट्रियाँ जो मैं कह रहा हूँ मेरी 15 लाख की इनकम है, क्या मेरी 26 एस में आ रही है। कई बार क्या होता है 26 एस में मेरी इनकम आती नहीं है, मैंने किसी को 500 रुपये में बोल दिया, उसने मेरी आईटीआर भर दी। बाद में जहाँ से टैक्स कटना था, जमा होना था, उन्होंने आईटीआर के बाद जमा कराया, और वो 26 एस में आईटीआर भरने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ। बहुत बार ऐसा केस हुआ है। फिर यहाँ नोटिस आते हैं। फिर आप कहते हो सीए को यार दिखाया क्यों नहीं, फिर वो कहता है भैया उस समय था ही नहीं है। क्यों, हम 500 रुपये में देंगे, ज़्यादा एक्सपेक्ट तो करेंगे नहीं, इतने काम करेगा। तो कम से कम 26 एस का एक रिकन्सिलेशन बनाइए, उसके बेस पे चेक करिए कि मेरी बुक्स में उसका ठीक है या नहीं। मैं किस तरह से रिकन्सिलेशन बनाता हूँ, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यह है दोस्तों हमारा 26 एएस का रिकन्सिलेशन। यहाँ हम पार्टी का नाम लिखते हैं, उसका 10 नंबर आ जाता है, और ये अमाउंट जो 26 एएस में आ रहा था वो, और उसका टीडीएस। यहाँ हम अपनी बुक्स का अमाउंट लिखते हैं कि मेरी बुक्स में इस पार्टी से 6,62,000 आ रहा है और इतना डिफरेंस आ रहा है, और टीडीएस कितना आ रहा है मेरी बुक्स में। फिर दिखते हैं डिफरेंस जीरो। यहाँ देखिए डिफरेंस आ गया है, वहाँ हम दिमाग में लिखते हैं कि डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है। पूरा रिकन्सिलेशन बनने के बाद ही हमें समझ में आता है कि भैया मेरी 26 एस में आ रहा है 1,58,00,000 और मेरी बुक्स में आ रहा है 1,61,00,000, तो यानी कि 3,37,000 का फ़र्क आ रहा है, और ये डिफरेंस आ रहा है टीडीएस का 10,622 का। फिर हम इसको फॉलोअप करते हैं, उसको रिकनसाइल करते हैं। हम अपने पास से इसकी कंट्रोल शीट बनाते हैं, ना कि सिर्फ 26 एस पे विश्वास करते हैं। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, इस तरह का रिकन्सिलेशन 26 एस का आपको ही बनाना है। अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए हो, ईमेल आई ड्रॉप कर देना, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन बहुत हेल्पफुल रहता है, जब हमारे केस लगते हैं तो ये सब चीज़ें चेक कर लेता है। ये हमें इसलिए पता है कि जो ऑफिसर है वो सब चीज़ें देखता है, तो हम इन चीज़ों को पहले से तैयार रखते हैं। दूसरा आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी का रिकन्सिलेशन बुक्स के साथ। मैं अपनी 3B भर रहा हूँ, जीएसटी 1 भर रहा हूँ, बुक्स भर रहा हूँ। क्या मैंने कभी ध्यान दिया कि मेरे मैच है कि नहीं सब चीज़ें से? मैं क्या करता हूँ, ये बनाता हूँ मेरे का मंथली एंड ईयरली रिकन्सिलेशन। मेरा हर महीने ही बनता है और ईयरली ही बनता है। और दोस्तों ये फॉर्मूला दिखाऊंगा अभी आपको, कैसा फॉर्म बनाता हूँ मैं। और दोस्तों देखिए, आईटीआर के अंदर कॉलम जाता है, ये रहेगा कि आपका जीएसटी नंबर क्या है। यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर आ जाता है, और फिर ये पूछता है कि आपकी एनुअल वैल्यू क्या है सप्लाई की, यानी कि आपकी टोटल सेल जीएसटी में कितनी गई हुई है, यहाँ वैल्यू आती है उसकी। कितने सारे नोटिस इस समय मैं हैंडल कर रहा हूँ जो सिर्फ इसी बेस पे आए हैं कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में गई हुई है टर्नओवर 2.5 करोड़ की, और आपकी जीएसटी में गई है 1 करोड़ की। तो आपने 1.5 करोड़ की इनकम छुपाई है, 1.5 करोड़ पे जीएसटी दो। या जीएसटी वाले कह रहे हैं, आप इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि जीएसटी में इनकम गई है 2.5 करोड़ की, और अपने आईटीआर में दिखाई है 1 करोड़ की। तो 1.5 करोड़ की इनकम आपने टैक्स चोरी करा है, आपने सेल कम दिखाई है, आइए हमें इनकम टैक्स दीजिए। तो दोस्तों दोनों सबसे पहले दिखाऊंगा कि रिकन्सिलेशन कैसे बनाते हैं, उसका फॉर्मेट कैसा है, और जो मैं नोटिस की बात कर रहा हूँ कि आए हुए हैं उसका भी एक फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको। ये है दोस्तों जीएसटी का रिकन्सिलेशन। हम पहले लिखते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ रहा है, फिर जो हर महीने फॉर्म 3B जा रहा है, जो मंथली आता है उसमें वैल्यू क्या जा रही है, और जीएसटी 1 में क्या जा रही है। ये वैल्यू हर महीने मैच करते हैं हम,
और साल के एंड में भी मैच करते हैं कि भैया कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा है, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, चाहे वो एक्सपोर्ट की हो, B2C हो, टोटल हो और टर्नओवर है, कोई डिफरेंस है तो भी है। देखिए पूरा डिफरेंस कोई नहीं है, 2 रुपये का राउंड ऑफ की वजह से फ़र्क आ रहा है, पूरे साल के एंड में मैच हो जाएगा। और यही सेल जो आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है 23,96,000, यहाँ पे भी 23,96,000, यहाँ पे भी 23,96,000, ये तीनों मैच कर रही हैं मेरी, और यही मेरी बैलेंस शीट में फिगर आएगी ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब मैं आपको एक नोटिस भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये नोटिस है जिसमें कह रहा है सेल ऑफ सर्विस एज पर ITR, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से आपने ये भरी थी, और जो आपने सर्विस टैक्स की रिटर्न भरी है GST में कह लूँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं गया, तो इसने पूरी आपकी इनकम के ऊपर टैक्स निकाल दी और 2,11,000 की डिमांड निकाल दी। तो ये कंपेयर कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं सबके पास सर्विस टैक्स में नोटिस जा रहे हैं और अब GST में भी नोटिस जाना शुरू हो गए हैं। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों आपने रिकन्सिलेशन, इसका भी फॉर्मेट मेरे से मांग लेना, ईमेल आईडी ड्रॉप कर देना। देखिए दोस्तों, कई बार कमेंट बॉक्स पे जवाब नहीं दे पाता, जो ईमेल आईडी है जो मैंने दे रखी है, और उस पर भी आप मेल कर सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ दे दीजिए, क्योंकि कमेंट पढ़ना कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। क्योंकि जो फ़ोन नंबर मैंने नीचे दे रहा है, फ़ोन पे कई लोग मांगते हैं सर ये कर दीजिए, वो दे दीजिए, क्वेरी पूछने जाते हैं, तो फ़ोन पे पॉसिबल नहीं है। हमेशा मैं यूट्यूब का कमेंट बॉक्स और अपनी ईमेल आईडी उसको यूज़ करता हूँ। जो फ़ोन नंबर है वो सिर्फ मैंने अपने बात करने के लिए रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट बात करके एडवाइस देता हूँ उससे। तो इस तरह का डाटा आप तैयार कर लीजिए। 26A का रिकन्सिलेशन हो गया जो इनकम टैक्स वाले बेचते हैं, GST का रिकन्साइल हो गया, मैंने अपनी सेल अब ITR में भी दिखा दिया, जो मैंने आपको दिखाया है उससे ही मैंने मैच कर लिया। तो 2 जगह से तो मैं बच गया हूँ कि भैया 26A भी मेरा मैच है और GST भी है, तो इसका मतलब दोनों परेशान नहीं करेंगे। कोई फ़र्क आ रहा है, आपको लगता है हाँ फ़र्क है, तो उसे मैच कर लीजिए। मेरी जो बैलेंस शीट बनती है उसकी वैल्यू और जो GST में गई है उसकी वैल्यू और 26A तक, ये तीनों रिकन्साइल होते हैं। मेरे पास जवाब होता है पहले से ही तैयार, क्या कुछ गलत तो नहीं किया हुआ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार 26A में एडवांस आया हुआ होता है, GST के अंदर कुछ और फिगर गई हुई होती है। जो मेरी बैलेंस शीट बन रही है, जो बुक्स है, उसके अंदर कई बार एग्जम्प्ट वैल्यू भी होती है, नॉन GST आइटम भी होती है, तो रिकन्साइल करने में बड़ी दिक्कत आती है। लेकिन अगर मैं इसे मंथली बनाऊंगा और ऑडिट करने से पहले भी बना के रख लूँ, टोटल सेल अपनी मैच कर लूँ, उसका रिकन्सिलेशन बना लूँ, तो बड़ी हेल्प मिल जाती है आगे एक्सप्लेन करने में। तीसरा पॉइंट दोस्तों, पर्सनल बैंक का इनकम। कितने लोगों को देखा है मैंने, मेरे पास नोटिस जब आते हैं मैं केस कराता हूँ, बिजनेस की बैलेंस शीट तो बनती है लेकिन पर्सनल का सब कुछ भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? पर्सनल के अंदर ही इनकम टैक्स का रिफंड आता है, उसका इंटरेस्ट ही भूल जाते हैं। नोटिस पे नोटिस आते हैं, सबको पता होता है। सेविंग का इंटरेस्ट लेता ही नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो सेविंग अकाउंट का होता है। कोई मैंने प्रॉपर्टी वगैरह बेची है, सोल्ड करी है, उसका पैसा भी पर्सनल में आता है, बिजनेस से मतलब है नहीं कोई, क्योंकि वो CA के पास पहुँचती नहीं है, या जो ITR भर रहा है उसके पास पहुँचती नहीं है, तो डिटेल कभी भी जाती नहीं है। इन डिटेलों को भी आपको अपने CA को बताना है, प्रॉपर बाकायदा बैंक स्टेटमेंट भेजनी है कि भैया चेक कर लो, बताना कि मेरी ये इनकम हुई है, ये मेरी प्रॉपर्टी बेची है, ये सेविंग का इंटरेस्ट है, इनकम टैक्स का रिफंड इतना आया, इतना इंटरेस्ट आया, ऐसा आया हुआ है। तो इस तरीके से आपको अपनी पर्सनल जो बैंक डिटेल है उसकी इनकम भी लेनी है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बिजनेस का अकाउंट दिया हुआ उसकी बुक्स बन रही है सिर्फ वो चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, GP और NP रेशियो, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट रेशियो, ये जरूर मैच करनी है। किससे? अपने लास्ट ईयर से और आपकी इंडस्ट्री से भी। बहुत सारे केस सिर्फ इस बेस पे खुल जाते हैं, लो प्रॉफिट रेशियो, लो GP रेशियो। सिर्फ ये रीज़न होता है, इनकम टैक्स का सिस्टम पकड़ लेता है कि यार पिछले साल जो है ना इसका प्रॉफिट 5% था, इस बार इसने 1% दिखाया है। या इंडस्ट्री वाइज, मान लीजिए ऑटो की इंडस्ट्री है, ऑटो की इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है, जितनी भी कंपनियां हैं वो 6% दिखा रही हैं, और जो ITR भर रहा है ये भी ऑटो इंडस्ट्री में, लेकिन इसका प्रॉफिट सिर्फ 1% ही है। केस लगेगा 100% अगर फर्क हुआ तो। अब आप कहेंगे यार जेन्युइन केस भी हो सकता है मेरा, दोस्तों हो सकता है, मैं नहीं कर रहा, सारे केस जेन्युइन हो सकते हैं। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि हमने अपनी वर्किंग क्या करी है, क्या हमारे पास एक्सप्लेनेशन है इस चीज़ की कि मेरा 1% क्यों आया है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, हम इन चीज़ों को चेक करते हैं। हम कहते हैं यार पिछली बार 6% था, इस बार 1% है क्या, इसको रीज़न क्या है। फिर हम चेक करते हैं, अच्छा हमारा जो परचेज प्राइस है वो बढ़ गया है, या कुछ खर्चे बढ़ गए हैं, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड खर्चा हो गया इस साल, या नुकसान हो गया जो पता नहीं था। उसकी दिमाग करते हैं, नोटिंग करते हैं, और उसको बाकायदा ऑडिट रिपोर्ट में, नोट अकाउंट में या ITR के अंदर डिस्क्लोज करते हैं, ताकि पता चल सके कि क्या है। डिस्कशन तो पता चले, केस तो लगेगा, ठीक है, मना नहीं कर रहा, केस लगने से कोई नहीं हो सकता। हाँ, आपने अगर डेलीवेटरी आपने बोला यार प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ रहा है, इस बार कम कर दो उसको यार, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमेशा अमाउंट देखते हैं। पिछली बार 25 लाख था, ये भाई काम करो 20 लाख कर दो उसको। मैं ये भूल गया कि 25 लाख और 20 लाख में 5 लाख का फ़र्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन मेरी टर्नओवर के मुकाबले कितनी रेशो गिरेगी मुझे नहीं पता। तो टर्नओवर के मुकाबले रेशो इतनी ना गिर जाए
कि आपको दिक्कत आए। क्यों? जेन्युइन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जेन्युइन में मैं कह रहा हूँ बना के रखो। लेकिन अगर वैसे गलत हुआ तो केस तो लगेगा और पेनल्टी के इंटरेस्ट नहीं क्या क्या लगेगा, जेल अलग से होगी। प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो लोन में प्रॉब्लम आएगी मेरे को, मेरा प्रोफाइल डाउन हो गया, 6% से 1% पे आ गया मैं। दूसरा, केस जो है बहुत हाई हो जाते हैं अगर मेजर डिफरेंस है तो, इंडस्ट्री वाइज भी और एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर भी। इसलिए जब ITR भरते हैं और टैक्स शूट होता है तो उसके अंदर बाकायदा रेशियो पूछ जाती है कि आपके पिछले साल सेल कितनी थी, नेट प्रॉफिट कितना है, रेशियो कितनी है, अगले साल कितनी है जो ऑडिट कर रहे हैं, आपका स्टॉक कितना था उसकी रेशियो कितनी है, पिछले साल कितनी थी, GP कितना था पिछले साल उसकी रेशियो कितनी है, पिछले साल कितनी थी। नोटिस आते हैं बाकायदा, रीज़न लिखा होता है, लो GP रेशियो, लो NP रेशियो। तो इसको जो चेक कर लें कि कहीं मैं अमाउंट कम करने के चक्कर में जो प्रॉफिट कम करना चाह रहा हूँ मैं बोगस खर्चे दिखा के कहीं मैं फंस ना जाऊँ। कुछ मेरी एडवाइस भी आएगी, अभी 5वां पॉइंट लास्ट पॉइंट आ रहा है, इसका मेरी एडवाइस है। सबसे ज़्यादा मेजर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है? मैं ट्रांजेक्शन करे जा रहा हूँ, UPI करे जा रहा हूँ, गूगल पे करे जा रहा हूँ, फ़ोन पे करे जा रहा हूँ, रिवॉर्ड लिए जा रहा हूँ, पॉइंट लिए जा रहा हूँ, लोगों की हेल्प करे जा रहा हूँ, चल रहा है ना। तेरे पास UPI नहीं है, ला मैं कर देता हूँ UPI, तू मुझे ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे कैश दे दियो। तेरे पास गूगल पे नहीं है, बच्चे की फीस देनी है, ला मैं कर देता हूँ यार, पॉइंट मिल जाएंगे मेरे को, लगाऊँ उस काम में। क्रेडिट कार्ड से मैं पेमेंट कर देता हूँ ना, देना रिवॉर्ड मिल जाएंगे, पिक्चर जाकर देखने चले जाऊँगा मैं। 300 रुपये की टिकट के मारे मैं इतनी ट्रांजेक्शन करे आ रहा हूँ, इतनी ट्रांजेक्शन करे आ रहा हूँ, वो अपना बेड़ेगर करे आ रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना है आपको ITR में दिखाना क्या क्या है। अगर आपने कोई कैश जमा करा दिया है, इसके ऊपर बाकायदा 2 वीडियो बना चुका हूँ, बहुत अच्छी, बहुत सबसे ज़्यादा इस समय चल रही है मेरी वीडियो, वो क्वेरी भी सबसे ज़्यादा उसी पे आ रही है। तो देख लीजिएगा कि कैश डिपॉजिट अगर करा है तो उसको ITR के अंदर जरूर डिस्क्लोज करें कहीं ना कहीं कि किस तरह का कैश था, कहाँ आया था और क्या यूज़ करा आपने। UPI ट्रांजेक्शन को भी नोट कर लें, अगर बहुत सारे UPI ट्रांजेक्शन करे जा रहे हैं आप, जो मैंने बताया अभी, इसके ऊपर वीडियो बनाई है मैंने बाकायदा, जरूर देखिएगा कि अगर बहुत सारी UPI ट्रांजेक्शन हो गई हैं तो क्या कर सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है उन चीज़ों से और उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। तो ये जरूर दिखाइए। शेयर ट्रेडिंग अगर है या कोई भी और लॉस है, क्रिप्टो में लॉस हो गया, शेयर में, कमोडिटी में, जनरली हम जब प्रॉफिट होता है ना तब इंटरेस्ट लेते हैं, जब लॉस होता है तो मेरे से भी लोग कहते हैं कि सर लॉस हो गया यार, मेरे पास वैसे नुकसान हो गया इतना यार, और ITR भरवाऊँ CA से, पैसे लेगा, फिर बोलेगा अकाउंटिंग करूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। यार मान लिया मैंने आपका लॉस है, 2 नुकसान है आपको। एक तो आपका केस लग जाएगा, बोलेगा आपने 25 लाख की शेयर ट्रेडिंग करी है और आपने ITR नहीं भरी, या 25 लाख की ट्रेडिंग तो करी है, ITR 2 लाख की भरी है, तो कहाँ से आया पैसा। हो सकता है मैंने अपने दोस्तों से पैसा ले लिया हो, ट्रेडिंग कर ली हो, ये बोल दो कि यार 5 लाख तू दे दे, 5 लाख तू, 5 लाख तू दे दे, 25 लाख आ जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग कर लेंगे, अपने अकाउंट में ले लिया मैंने शेयर ट्रेडिंग का पैसा। बहुत लोग ये काम भी करते हैं, शेयर ट्रेडिंग का पैसा ले लेते हैं, ट्रेडिंग करते हैं फिर पैसा वापस कर देते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आती है, कई बार मैं उनके अकाउंट में कैश जमा कर देता हूँ तो उनसे पैसा ले लेता हूँ, कई बार मेरे पास रिकॉर्ड ही नहीं होता कि मैंने पैसा किस चीज़ का लिया था, काय का लिया था। तो उस चीज़ को जरूर दिखाएं। एक तो लॉस भर के फ़ायदा क्या होगा, अगली बार प्रॉफिट होगा, सेटअप हो जाएगा। दूसरा, नोटिस नहीं आएगा इनकम टैक्स का, क्यों, दिखा दिया मैंने। अगर आएगा भी तो पेनल्टी लगेगी कम से कम, सस्पिशियस नहीं होगा। दोस्तों एक होती है चोरी, एक होती है सीना चोरी। तो चोरी हो गई ठीक है, एक्सप्लेन कर देंगे, लेकिन सीना चोरी हो गई तो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। एंट्री ले जा रहे हैं, मेरे बुक्स में लोन वहाँ से खड़े हुए हैं, 50 लाख उससे लिए मैंने, 50 लाख उसको दिए, इधर लिए उधर लिया उधर लिया, करे जा रहा हूँ बुक्स के अंदर। तो इन चीज़ों को भी दिखाइएगा, तब भी आपका नोटिस आ सकता है। बैंक वाले इन्फॉर्मेशन भेजते हैं इनकम टैक्स को कि भैया इसकी जो ट्रांजैक्शन था तो सेविंग अकाउंट, लेकिन सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, पैसा आया जा रहा है, जाया जा रहा है, आया जा रहा है, जाया जा रहा है। और बैंकिंग सिस्टम के अंदर अब ये भी हो गया है कि पैन कार्ड लिंक है, तो वो ITR से भी आपकी ट्रांजैक्शन मैच कर रहे हैं। मान लीजिए आप बैंक के अंदर पैसा जमा करा रहे हैं और FD करा रहे हैं और आपकी इनकम बहुत कम है या टर्नओवर GST में बहुत कम है, तो आपको नोटिस आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड इन बैंक इज हायर एज कम्पेयर टू योर ITR या GST से। कि भैया वो कहता है यार तुम्हारी ट्रांजैक्शन तो 1 करोड़ की हो गई बैंक में और GST नंबर भी तुम्हारा नहीं है और तुम्हारी ITR भी 2 लाख की भरी हुई है। तो ऐसा क्यों, ये सिस्टम भी डेवलप हो चुका है, लोगों को मैसेज जाना शुरू हो गए हैं। तो अब दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करिए मेजर, तो वो भी अपने CA को बताएं, उससे डिस्कस करें, उसके पास जाएं। 500 रुपये के चक्कर में अपना बेड़ा गर्क मत कराएगा दोस्तों। अगर कराना चाहते ही हो तो उसको आपकी चॉइस है, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। देखो मैं तो आपकी हेल्प करे जा रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि भैया जो जितना हो सके चीज़ों से बचो। इसलिए अब आगे मेरी एडवाइस बढ़िया सी, अब काफ़ी डरा दिया है मैंने, थोड़ा सा रिलैक्स भी देता हूँ कि अब करना क्या है मेरे को। दोस्तों सबसे पहले आप जिससे भी बनवा रहे हैं एक ड्राफ्ट इनकम टैक्स कंप्यूटेशन जरूर बनवाएं कि भैया मेरी इनकम क्या बनवाई है। उसके अंदर आप 26 से मैच जरूर करें अपनी को, GST से और बैंक ट्रांजैक्शन से। इन तीनों चीज़ों का रिकन्सिलेशन होना चाहिए, यानी कि 26 में मेरा क्या आ रहा है जो इनकम है, GST के अंदर मैंने क्या भरा है और मेरी बैंक क्या कहती है। सबसे बड़ा प्रूफ बैंक है।
अब वो हमारे पास कुछ और तो है नहीं दिखाने के लिए। मैंने राम से लिया, श्याम से लिया, शीला से लिया, कटरीना से लिया, कुछ नहीं पता मेरे को। मेरी तो जो बैंक स्टेटमेंट लिखा रहा है वही माना जाएगा। जो मेरी बैंक स्टेटमेंट है 25 पेज की, क्या मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ अगर मेरे पास नोटिस आया नहीं आया? वो कैसे एक्सप्लेन होगा? जब आपकी बुक्स बनेंगी उसमें नाम लिखे होंगे, आप पूछोगे भैया पैसा किस चीज़ का आया? लोन का आया तो लोन का प्रूफ होना चाहिए। कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ तेरे पास से लोन आया, मेरे पास उसके अकाउंट में कैश जमा हुआ होता है, तो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन में चला जाता है ये कि भैया किसी व्यक्ति ने कैश जमा कराया आपके अकाउंट में और आपने उससे पैसा लिया है, तो ये पैसा आपकी ब्लैक मनी है। बहुत केस आते हैं वाले। और एक ड्राफ्ट बना लीजिए बैलेंस शीट करके इसको, ताकि आपके पास एक रिकॉर्ड रहे। मैं नहीं कह रहा नोटिस आएगा या नहीं आएगा, लेकिन कम से कम आपके पास सारा रिकॉर्ड होगा, एक फाइल मेंटेन हो जाएगी और आप तसल्ली से बैठ सकते हो। आपके पास लड़ने के लिए तलवार मिल गई है धार वाली, आप हमेशा लड़ने के लिए तैयार हो। इसलिए ऐसे नहीं जब लड़ाई होगी तो मैं तलवार खरीद के लाऊंगा और देख लूँगा। ऐसा करने से दोस्तों हमेशा हार ही होगी और कुछ नहीं होगा। दोस्तों अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे फ़ोन करके इसके लिए डिस्कशन भी कर सकते हैं और मेरी एडवाइस भी ले सकते हैं। किसी भी इशू पे अगर आपका इनकम टैक्स का केस लग गया है या आपको लगता है लग सकता है, या इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन आपने कर ली है, या ITR फाइलिंग के लिए भी आप मेरे से बात कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मज़ा आया हो, वीडियो में यूजफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने सर्कल में, व्हाट्सअप, फ्रेंड, रिलेटिव सब में शेयर कीजिएगा। क्योंकि जाने अनजाने में लोग इस तरह की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं, भूल जाते हैं कि एक इनकम टैक्स की रिटर्न ही एक ऐसा बेस है जिसके बेस पे सारी कार्यवाही होती है। तो वो कम से कम मेरी ठीक से भरी जानी बहुत ज़रूरी है। जल्द मिलूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।